अगर आपने अभी तक अपनी मैथ्स छुई भी नहीं है ना, तब भी आप कैसे बोर्ड एग्जाम में फोड़ सकते हो, वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताऊंगा। 10 मतलब हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10 की मैथ्स के बारे में। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस समय हर एक बच्चे को इतनी टेंशन दिए बैठा है ना, आज वही टेंशन में उखाड़ के फेंकने वाला हूं। कैसे आपको शुरुआत करनी है, कहां कहां से आपको पढ़ना है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, एक पूरा रोड मैप आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। शुरू से लेके एंड तक कैसे आप मैथ्स में 100/100 स्कोर कर सकते हो ना, वो स्ट्रेटेजी मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मैं यहां पे ना मजाक नहीं कर रहा हूं, लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स थे ना, उन्होंने 100/100 स्कोर करे हैं। ये रहे वो उनके रिजल्ट। ये देखो, अनीश सक्सेना 100 नंबर इन मैथ्स, सोनमदीप 100 नंबर इन मैथ्स, भूमि 100 नंबर इन दिस, कनक 100 नंबर इन मैथ्स, प्रसून 100 नंबर इन मैथ्स, अक्षय 100 नंबर इन मैथ्स, नमन 100 नंबर इन मैथ्स। और ये 5-6 नहीं है, ऐसे अगर आप देखोगे ना तो ऐसे मेरे पास हजारों बच्चे हैं जिन्होंने 100/100 स्कोर करे हैं अपने मैथ्स के एग्जाम में। ये आपके सीनियर्स हैं। वही स्ट्रेटेजी जो इन्होंने फॉलो करी थी ना, आज मैं आपको बताने वाला हूं। इन्हीं में से एक बच्ची है कनक। इस बच्ची से मैंने 1 to 1 बात करी है और सारी जितनी भी एक्सक्लूसिव वो टॉपर की टिप्स होती है ना, वो भी मैंने ली है, जो आपको इस वीडियो के दौरान मैं बताऊंगा। तो आपका सिर्फ एक काम है कि एक कॉपी पेन लेके सामने बैठ जाओ, जो जो मैं बता रहा हूं ना उसे लकीर मान के फॉलो करना है। 100 नंबर नहीं आए ना फिर बताना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको मैथ्स को शुरू कैसे करना है। आप अगर बिल्कुल जीरो पे बैठे हो तो आपका सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि एक पेपर लेके आओ, ठीक है। जब तक आप पेपर पे कुछ लिखोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये एक बुक पे मैंने कोट पढ़ा था कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, पर जब तक हम पेन पेपर पे लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो होगा नहीं। तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी खोलो, साइड में एक पेपर रखो और 2 सेक्शन में उस पेपर को बांट लो। 2 सेक्शन में आपको उस पेपर को बांट लेना है। एक वो सेक्शन, वो वाले चैप्टर्स जो शायद आपको थोड़े आसान आसान लगते हैं, आपके हो चुके हैं। क्या बोला मैंने? वो चैप्टर्स जो आपके हो चुके हैं वो आपने इस तरफ लिख दिए। वो चैप्टर्स जो आपके अभी नहीं हुए हैं वो आपने इस तरफ लिख दिए। वो चैप्टर्स जो आपके नहीं हुए हैं वो आपने इस तरफ लिख दिए, ठीक है। चाहे अगर एक भी नहीं हुआ है तो सारे आपने इस तरफ लिख दिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स है। अब इन लिस्ट ऑफ चैप्टर को कैसे निपटाना है, वो स्ट्रेटेजी मैं अब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम होगा आपका, आप YouTube पे उठाओ, एक 1 शॉट लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। वो 1 शॉट लेक्चर बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखना। बच्चे ने मेरे को ये बताया, जिस टॉपर से मेरी बात हुई, कि भैया बच्चे ना ऐसे ज्ञान की तरह सुन लेते हैं कि भाई 1 शॉट लेक्चर लगाया सामने और देखना शुरू कर दिया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, फिर सोचते हैं मेरा चैप्टर हो गया। गलत। पहली बात, आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। जो भी वहां पे आपको टीचर बता रहा है, जो भी आपको टीचर वहां पे बता रही है, वो सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो टीचर वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है 1 शॉट वीडियो में, तो साथ साथ में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बोला ना यहाँ पे, साथ साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आपने लिस्ट बना ली। लिस्ट में आपने वो वाला चैप्टर उठाया जो आपको मन कर रहा है करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले से शुरू करो। आपको मान लो मन कर रहा है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करूं, या फिर आपको मन कर रहा है पॉलिनोमियल से शुरू करूं, आपका मन कर रहा है रियल नंबर से शुरू करूं। जो भी चैप्टर आपका मन कर रहा है आपने उठाया, 1 शॉट वीडियो देखी, किसी की भी आपको अच्छी लगती है आप उसकी देख सकते हो। अब आती है सरप्राइज वाली बात जो इस वीडियो में मेरे को देनी है। सरप्राइज ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊं, मैं 9th क्लास को मैथ्स पढ़ा रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको भी मैथ्स पढ़ाऊं, ऐसे लेक्चर्स बनाऊंगा ना कि आप एक बार देखोगे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए, वो मैं आपको अगले 3-4 दिन में लाके दे दूंगा। क्योंकि मैं ना ऐसा पढ़ा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद चाहे आप एनसीईआरटी उठा लेना, आप आर डी शर्मा उठा लेना, RS अग्रवाल उठा लेना, सब चीज करवा दूंगा। इस तरह से मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि उसके लेक्चर्स आए इस चैनल पर, तो नीचे कमेंट में बता दो कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए, वो आ जाएगा। अब आते हैं हम वापस स्ट्रेटेजी पे। तो स्ट्रेटेजी ये है कि आपको 1 शॉट लेक्चर देखने हैं, मेरे आने वाले हैं, उनको देखना, साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं उनके आपको नोट्स बनाने हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैं वहां पे करवा रहा हूं उसको अपने आप करना है। जब क्वेश्चन लिख देता है ना टीचर और कहता है कि अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये नहीं कि बैठ के देख रहे हो कि वो टीचर सॉल्व कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, पॉज करो वहां पे वीडियो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। दिमाग लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। मैथ्स पूरी पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो आपने जितना ज्यादा खुद सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका क्लियर होगा। आपसे सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है।
प्ले करो वीडियो को, देखो कि क्या सही सॉल्व करा है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, वापस प्ले करो, देखो कि यार क्या गलती थी मेरी या मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा था। फिर वो टीचर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, उससे पहले ही पॉज कर दो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये होता है वन शॉट मैथ्स में देखने का। और किसी आप चैप्टर को देख रहे हो और किसी आप सब्जेक्ट को देख रहे हो, बात अलग है। आपने साइंस देखी है, एसएसटी देख रहे हो, तो उसमें आपको स्टोरी सुननी है, इंग्लिश में आपको स्टोरी सुननी है, पर मैथ्स में आपको साथ साथ में सॉल्व करना है जैसे ही टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर चाहिए नीचे कमेंट में करके मेरे को बताओ। तो आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया, वन शॉट लेक्चर से आपको उसका पूरा चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है, आपको पता है इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या आने वाले हैं। अब आपने एनसीईआरटी उठाई और एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ी। सबसे पहले मेरे को ना बच्चों ने ये बताया कि भैया थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जितने भी बच्चे थे 100 नंबर जिनके आए, इन्होंने सबने बोला कि भैया जो थ्योरी होती है ना एनसीईआरटी की, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, आपने चैप्टर नंबर मान लो 6 उठाया, तो 6 की आपने थ्योरी पढ़नी शुरू करी। जैसे आपने थ्योरी पढ़नी शुरू करी, आपको समझ में आ गया कि क्या बात हो रही है। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे बीच में, तो आपने थ्योरी के बाद क्या करा, एग्जाम्पल्स करे, साथ साथ में एग्जाम्पल्स अपने आप सॉल्व करें बिना देखे। ऐसे होता है ना कि हमने अपनी जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, तो आपने उस कॉपी से सॉल्यूशन को ढक लिया और अपने आप सॉल्व कर रहे हो। तो आपने क्या करा, थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद उसके बाद साथ साथ में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं फ्लो में चलो, फिर थ्योरी पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल करे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज आएगी तो वो एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म होगी तो वापस से थ्योरी शुरू होगी। तो आपने साथ साथ में थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने एग्जाम्पल्स करे, फिर आपने एक्सरसाइज नंबर 2 करी, फिर आप वापस से थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना। तो जैसा आपका फ्लो चल रहा है एनसीईआरटी का, उस फ्लो में पूरी एनसीईआरटी को पढ़ते हुए चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में क्या होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि यार इस तरह का सवाल ऐसे सॉल्व होगा, इस तरह का सवाल ऐसे सॉल्व होगा, तो आप वैसे हजारों सवाल सॉल्व कर दोगे। पर अगर आप रट्टा मारोगे, बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, भैया मेरे को एनसीईआरटी का हर एक सवाल याद है। याद कोई करना है, रटना कोई है। ऐसा होना चाहिए कि आपको पता है कि भैया इसमें ना इस वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले हैं और मेरे को पता है कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप ये बोल पाओगे ना, तब आपको एक एक चीज क्लियर होगी मैथ्स की। वो कैसे होगी कि आपने वन शॉट लेक्चर देखे, मैं लाने वाला हूं वो आपने देखे। वन शॉट लेक्चर देखने के बाद आपने क्या करा, एनसीईआरटी को रीड करा, जैसे जैसे आ रहा है पहले रीड करा, एग्जाम्पल करे, एग्जाम, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करी, फिर वापस से थ्योरी आती है, फिर थ्योरी पढ़ी, एग्जाम्पल करे, एक्सरसाइज करी। इस तरह से आपने क्या करा, उस चैप्टर को कंप्लीट करा। ये है परफेक्ट स्ट्रेटेजी किसी एक चैप्टर को निपटाने की। जैसे ही आपने ये कर दिया, अब आपका वो चैप्टर क्लियर है। अब कुछ और चीजें करनी है, वो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। एक डाउट जो बच्चे के दिमाग में आता है कि भैया ना मेरा दिमाग ऐसे ब्लैंक हो जाता है कई बार क्वेश्चन देख के, नया क्वेश्चन देखता हूं दिमाग ब्लैंक हो जाता है, इसके लिए क्या करूं। इसके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को क्लियरफुली रीड करो। मैंने बहुत बच्चों को देखा है बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये होता है सिली मिस्टेक का कारण। तो पहला स्टेप क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। दूसरा स्टेप, हमेशा ना जो भी चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो वहां पे लिख दो। क्या बोला मैंने कि मान लो ये आपकी पेज है, ठीक है, ये आपका कॉपी का पन्ना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन के बाद आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करना है तो पहले मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड करा, एक एक वर्ड को रीड करो। क्वेश्चन बहुत जरूरी है अच्छे से रीड करना। तो आपने एक एक वर्ड को रीड करा, और जैसे ही आप एक एक वर्ड को रीड कर रहे हो, वैसे यहाँ पे लिखते रहो कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। मैं जब भी क्वेश्चन करवाता हूं, आप जब लेक्चर आगे देखोगे, मैं हमेशा लिखता हूं कि ये सबसे पहले लिख दो कि गिवन क्या क्या है, कि आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें ना बननी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा ये दे रखा है, ये दे रखा है। गिवन लिखने के बाद ये लिखो कि क्या आपको फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है। कि मान लो आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, है ना, या फिर आपको प्रूव करना है कोई इक्वेशन, टू फाइंड या फिर टू प्रूव है। तो ये आपने लिख लिया। तो दो काम तो हमेशा करो जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। पहला, जो जो चीजें गिवन है, जो जो वैल्यूज आपको, कि मान लो यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो सारी आपने गिवन में लिख ली। और मान लो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एक्स फाइंड करना है। अब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि ठीक है ये होना है। अब क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप, अब याद करो कि इस टाइप का क्वेश्चन कहां पे आपके नोट्स में करवाया गया था। पक्की बात है इस तरह का क्वेश्चन आपके नोट्स में कहीं ना कहीं होगा। तो याद करो कि कहां करवाया गया था, कहां करवाया गया था, कहां करवाया गया था। आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखो और उसको अप्लाई करना शुरू करो। हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर से वापस सोचो कि क्या था क्या था क्या था। आपने दूसरा फॉर्मूला लिखा, उससे अटेम्प्ट करा। बोनस टिप ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा सवाल करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका फायदा होगा। तो अगर आपका दिमाग ब्लैंक होता है नया क्वेश्चन देख के, तो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, गिवन टू फाइंड या फिर टू प्रूव लिखना है। और तीसरा, ये सोचना है कि ऐसा क्वेश्चन कहां था नोट्स में, ऐसा क्वेश्चन कहां था एक्सरसाइज में। जैसे जो भी आपका फॉर्मूला क्लिक कर रहा है वो आपने लिखा और उसको सॉल्व करना शुरू करा। नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा कोई और चीज याद आ रही है, क्लिक करा, लिखा, शुरू करा। और बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
ये पॉइंट है आपकी अभी तक जो मैंने बात करी। मैं समराइज करूं तो मैंने स्ट्रेटेजी की बात करी कि क्या आपको मैथ्स में स्ट्रेटेजी अपनानी है। स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है? वन शॉट देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद एनसीईआरटी पूरी करनी है। ये हो गई आपकी स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन देख के दिमाग ब्लैंक होता है तो क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है? गिवन टू प्रूव या फिर टू फाइंड लिखना है। और तीसरा ये सोचना है कि कैसा वो नोट्स जो आपने लिखे थे कि इस तरह का कौन सा ऐसा सवाल था जो मैंने नोट्स में करा था, फिर उन दोनों को लिंक करके इस सवाल को करना है। ये होता है मैथ्स करने का परफेक्ट तरीका। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं उस बच्चे की जिसने 100/100 लेके आए हैं मैथ्स में। उस बच्चे से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो उसने दी हैं, उसको सुनो। एक एक टिप मैं आपको सुनाऊंगा और साथ साथ में मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको देता रहूंगा। तो पहले नंबर टिप पे आते हैं। Alright, so the first point is about the formula sheet. So basically करना क्या है आपको? To form a formula sheet सबसे पहले तो अपने सारे formulas एक शीट पे लिख लो, ठीक है। उसके साथ डू वन थिंग, जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो सेट एन एग्जाम्पल फॉर इट। जैसे कि इफ यू फॉर्मिंग अ फॉर्मूला शीट फॉर ट्रिगोनोमेट्री, सो जब भी आप एक भी फॉर्मूला लिख रहे हो, राइट द एग्जाम्पल ऑफ इट, एक अच्छा एग्जाम्पल जिसके अंदर वो फॉर्मूला अच्छे से यूटिलाइज हो रहा हो और वो आपके क्वेश्चन को और भी ईजी बना रहा हो। सो वेन एवर इन फ्यूचर यू आर रिकॉलिंग दैट पर्टिकुलर चैप्टर, वेन एवर यू सी द फॉर्मूला शीट, यू आर गुड टू गो। तो पहली चीज इसने क्या बताई कि आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। अब मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूला शीट कैसे बनाते हैं कि भाई मैंने एक पेज लिया और उसमें सारे फॉर्मूले उस चैप्टर के लिख दिए। अब यार, या फिर किसी दोस्त की ले ली। अब यार आपको इससे कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होना है? आपने फॉर्मूला रट लिया, आपको पता चल गया कि अच्छा ये फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, पता है आपको, पर इसको अप्लाई कैसे करना है ये कैसे पता चलेगा? तो इसने बोला है कि आप फॉर्मूला शीट तो बनाओ, साथ में आप उसको एक्सटेंसिव बनाओ। क्या बोला है इसने? एक्सटेंसिव फॉर्मूला शीट बनाओ। एक्सटेंसिव फॉर्मूला शीट का मतलब यह होता है कि आपने जो भी फॉर्मूला लिखा है, मान लो आपने फॉर्मूला लिखा है यहां पे एक फॉर्मूला, तो उससे रिलेटेड क्या सवाल बन सकता है वो आपने यहां पे लिख लिया। तो आपने उसका एप्लीकेशन भी साथ में लिखा, फिर आपने दूसरा फॉर्मूला लिखा और उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो आपने बना। तो ये अपने हाथ से खुद बनाओ। फिर उसके बाद जब आपके आखिरी के एग्जाम का टाइम होगा तब ये फॉर्मूला शीट आपको बहुत काम आएगी। ये मैक्सिमम टॉपर्स मैंने देखा है करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अच्छा सुन लिया फॉर्मूला शीट बनानी है, इस तरह से बना ली। पर टॉपर्स क्या करते हैं, फॉर्मूलास लिखने के साथ साथ उसका क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी वहीं पे लिखनी है। ये पहला पॉइंट था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। So the next point is about setting daily targets. तो basically करना क्या है, take around 15 to 20 questions daily and solve them. This will actually help you to have a very good command on the subject. You can actually start with around 10 to 15 questions per day, but make sure you stretch this number to around 70 to 75 per day even. And also you can take questions from mix of the chapters, like 10 questions from stats, 10 questions from trigonometry, 10 from AP और वट एवर यू लाइक। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है आपके रिवीजन के लिए। आप पूछते हो ना भैया रिवीजन कैसे करें, हम शुरू में एक चैप्टर पढ़ लेते हैं पर उसके बाद उसे हम भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तरीका इसने बताया ना डेली टारगेट का, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। कि आपने क्या करा, रैंडमली 4 चैप्टर उठाए और 4 चैप्टर के आपने, चारों चैप्टर के आपने 5-5 क्वेश्चन उठा लिए कि भाई 5 क्वेश्चन मैंने ट्रिको के उठा लिए, 5 ट्रायंगल के उठा लिए, 5 पॉलिनोमियल के उठा लिए, 5 सरफेस एरिया के उठा लिए। अब आपने ये टोटल जो 20 क्वेश्चन है ना ये सॉल्व करे। तो आपने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब बीच में आप जहां पे भी किसी क्वेश्चन में अटके तो आप उस थ्योरी पे गए कि भाई इस क्वेश्चन में मैं अटका था और उसके नोट्स पे मैं गया, रिवाइज करा, फिर वापस अटेम्प्ट करा। तो इससे क्या हो रहा है, रिवीजन हो रही है आपकी। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि जो आता है उसको बार बार पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, नहीं। रिवीजन का मतलब ये होता है जिसमें आप अटक रहे हो, जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको आपने परफेक्ट करा और फिर वापस से उसको अटेम्प्ट कर लिया। जो अच्छा है वो तो अच्छा रहेगा ही, जिसमें वीक हो, जिसमें बार बार अटक रहे हो, उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लिया तो आप हर एक चीज में अच्छे हो जाओगे। ये होता है डेली टारगेट्स का मतलब कि आपने डेली 20-25 क्वेश्चन, इसने बोला है कि आगे आके आप 50-60 क्वेश्चन तक भी जा सकते हो, पर शुरू आप 20 क्वेश्चन से कर सकते हो कि कोई भी रैंडमली 4 चैप्टर उठाए, उसके 5-5 क्वेश्चन उठा के उनको सॉल्व करा, जहां पे भी डाउट आया उसकी थ्योरी उठाई और वापस अटेम्प्ट करा। मेरी बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। So the next point is about solving multiple books. So what I would recommend is, अगर you are a person जिसका NCERT भी ठीक से नहीं हुआ है, so firstly have a good grab on NCERT, then move forward for other books. I would also recommend कि आप NCERT एग्जाम्पलर अच्छे से करो। NCERT एग्जाम्पलर के स्पेशली जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, मेक श्योर कि आप उनको एक बारी अच्छे से कर लो। इवन इफ़ यू हैव मोर टाइम, अगर NCERT एग्जाम्पलर भी हो गई है, यू कैन गो अहेड विद टुगेदर विद RD शर्मा, RS अग्रवाल। इवन इफ आई रिकमेंड ऑल दीज सच बुक्स, आप एक ही बुक को टारगेट बनाकर रखो। डोंट रन बिहाइंड बुक्स कि मैं RD भी कर लेती हूँ, मैं RS भी कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग आपको बोलते हैं
पर इसको फॉलो कोई नहीं करता। हम क्या होता है, हम अपने दोस्त के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि मेरा ये दोस्त फलाना दोस्त ये बुक भी कर रहा है, मेरे फलाना दोस्त ये बुक भी कर रही है, मैं भी कर लेता हूं, मैं भी कर लेती हूं। सबसे बड़ी गलती है। पहली प्रायोरिटी है आपकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से होनी चाहिए। एनसीईआरटी का आपको एक एक सवाल पता होना चाहिए, किस तरह से सॉल्व हो रहा है, एक एक सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो इस बच्चे ने बोला कि आपको एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि ये दो अच्छे से हो जाए। जब आपको लग रहा है कि ये दो अच्छे से हो गई है, अब मेरे को कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तब आप जा सकते हो तीसरा आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल या टुगेदर विद में। तो इससे क्या होगा कि आपको और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। बट इन पे जब भी मूव करना है, पहली लाइन इस बच्चे ने ये बोली है, इन पे जब भी मूव करना है जब आप इसमें परफेक्ट हो चुके हो। अगर आपका यही नहीं हुआ है परफेक्ट, तो पक्का इसमें मत जाना और किसी बुक पे मत जाना, पहले आपको ये अच्छे से परफेक्ट करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मत भागो 100 चीजों के ऊपर, 2 उठाओ, परफेक्ट करो, अच्छे नंबर आएंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। So the next point is about solving PYQs. I would highly recommend कि अगर आप हर एक चैप्टर के PYQs thoroughly solve करो, because PYQs give you a rough idea कि उस बेसिक चैप्टर में से, उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पिछली बारी पूछे गए हैं, और यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट कि वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो चीज है ना, ये मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प करी थी। जब मैं अपनी 12th में था तो मैं तो जेई की तैयारी कर रहा था, मेरे पास बोर्ड्स के लिए इतना टाइम नहीं था। तो मैंने क्या करा, एनसीईआरटी अच्छे से कर ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करा। मेरे कोचिंग वालों ने एक बुक दे दी थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो मैंने उठाई और उसको एनालाइज करा। मैंने आपको फ्री में दे रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका काम क्या है, एनसीईआरटी अच्छे से कर ली। फिर उसके बाद मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं हर साल। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से जो सवाल है, कौन कौन से जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए एनसीईआरटी अच्छे से करो। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं वो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से एनालाइज करके करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वही क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाएंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट डाउट क्लियरेंस। सो जैसे मैंने पहले भी बोला था, यू आर हैविंग योर डेली टारगेट्स। तो अगर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हो तो इट इज़ एविडेंट कि आपके डेली बेसिस पे डाउट्स भी आएंगे। सो अगर आपके डाउट्स वहीं पर ही सॉल्व हो जाए, दैट इज़ वेरी गुड। एंड इवन इफ़ यू कैन इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स और योर टीचर्स इन द डाउट डिस्कशन, दैट विल एक्चुअली हेल्प। वो सीरियसली आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा एंड यू विल एक्चुअली रिमेंबर कि उस क्वेश्चन को कैसे करना था, और आगे के क्वेश्चन की भी एक आपको अप्रोच समझ में आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके कोई टेस्ट में सवाल आया है ना, वो आपसे वहां पे सॉल्व नहीं हुआ, वो आपको डाउट रहा और आपने वहां पे वो क्लियर नहीं करा। वैसा ही सवाल आपके अगले टेस्ट में भी आ गया, तब कितना रिग्रेट नहीं होता कि यार काश मैं उस समय बैठ के उसको सवाल को सॉल्व कर लेता, काश मैं उस समय उस डाउट को सॉल्व कर लेता। तो इसलिए जो डाउट वाला पॉइंट है ना, बहुत जरूरी है। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बहुत सारी क्वांटिटी करते जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप करते जा रहे हो और साथ साथ में जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं वो क्लियर करते जा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि क्वालिटी पढ़ाई करो। क्वालिटी पढ़ाई मतलब कि आप चाहे कम पढ़ रहे हो पर अच्छे से पढ़ रहे हो, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वांटिटी की आपने 500 सवाल लगा दिए। तो इसलिए आप चाहे 50 सवाल लगा रहे हो, उसके डाउट्स वहीं पे क्लियर करते हुए चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो है ये यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी, कैसे आपको करना है, आपको दिमाग में क्वेश्चन ब्लैंक हो जाता है वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, और इस टॉपर ने कैसे 100/100 स्कोर करे, वो जो टिप्स थी वो मैंने आपको इससे उठा के बता दी हैं। अब जो आपका काम है वो है कि एग्जीक्यूट करो। अब उठ के लग जाओ, ठीक है, ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देखते रह जाए कि यार क्या क्या मेहनत कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत कम टाइम बचा है आपके, सिर्फ मात्र कुछ 2-3 महीने बचे हैं, इसमें आपको रगड़ना है, ठीक है। मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए हो मैंने आपको बोल दिया कि आप जो चैप्टर कहोगे वो चैप्टर मैं अगले 3-4 दिनों में लेके आ जाऊंगा आपके लिए। मेरी तरफ से 110% रहेगा, आपको अपना 150% लगाना है और इस एग्जाम को फोड़ के आना है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। हो सके तो ये वीडियो 2-3 बच्चों को शेयर कर देना, ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी अच्छी चीजें पता चलेंगी और हम लेक्चर जो ला रहे हैं उसका भी फायदा होगा। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। जाओ जल्दी कमेंट करके बता देना जो भी चैप्टर आपको चाहिए हो, जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय, पढ़ लो।